गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ नया साल आपके लिए नई खुशियाँ, नए मौके और नए अवसर और नई सफलता लेके आएगा। जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है, हम पॉलिटी के जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है वो कैसे शुरू हुआ था और उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेज आए थे और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज का हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो सबसे पहले हम इसके रिव्यू पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो ये टॉपिक है, इससे पहले जो जो हमने चीज़ें पढ़ी और 1950 में जो हमारा संविधान आया था, जैसे 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, अडॉप्ट हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये कमेंस हुआ था और 26 जनवरी को ही हमने क्यों कमेंस किया, इसका हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने 1930 में पूर्ण स्वराज की जो मांग की थी वो 26 जनवरी के दिन की थी। तो 26 जनवरी को एक यादगार दिन बनाने के लिए, उसके इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं और उसी दिन हमने अपना जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कमेंस किया था, उसको पावर में लाया गया था। तो शुरुआत करते हैं हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो हमारे शेड्यूल 1 में जो हमारा आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बीच में जो आपके एरिया हैं, उनकी टेरिटरीज़ हैं और उनमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या उसमें एग्जेम्पशन है और क्या क्या उसमें रिलैक्सेशन है, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर की गई हैं। संघ और उसका क्षेत्र। अब आर्टिकल्स 1 to 4 जनरली डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो संघ है उसका क्षेत्र है, उसकी बाउंड्री है, किसका कितना क्षेत्रफल है और किसकी कहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन है, वो सारी चीज़ें आपके आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बारे में दी गई हैं। आर्टिकल 1 जो है वो जो डिस्क्राइब करता है दैट इंडिया दैट इज़ भारत, ये हमने प्रेम्बल में भी पढ़ा है और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में ये लाइन लिखी हुई है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब जनरली ये जो लाइंस हैं इसका मीनिंग है कि भारत दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब जनरली जब हम संविधान बना रहे थे, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने देखा उसमें से कुछ ट्रेडिशनल नाम रखना चाहते थे भारत, और जो नई विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने मॉडर्न नेम इंडिया को बोला गया कि हम इसका नाम संविधान में इंडिया रखेंगे। लेकिन दोनों चीज़ों का मिक्स करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिसाइड किया गया कि हम दोनों नाम को ही संविधान में लिखेंगे एंड इसी के लिए उन्होंने दोनों नाम जो मिक्स है दैट इंडिया दैट इज़ भारत, दोनों को अपने संविधान में सम्मिलित किया। Secondly, the country is described as union, although its constitution is federal in structure. जैसा हमने फेडरल के बारे में पहले पढ़ा था, फेडरल में आपके 2 लेवल होते हैं, यूनियन एंड स्टेट लेवल, जो हमने शेड्यूल 7 में भी पढ़ी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अब जनरली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, लेकिन जो हमारा जो भारत है, इंडिया है, दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये स्टेट्स के जो राज्य हैं उनसे मिलके बना हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बीन प्रेफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स फॉर 2 रीजन्स। ये जो हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स लिया है, ये हमने क्यों लिया गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की बजाय हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स ही क्यों लिखा है। अब जैसे कि अगर हम पहली बात करें, जो इंडियन फेडरेशन है is not the result of an agreement among the states like the American Federation. अब अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका के जो स्टेट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया, सारे स्टेट्स ने मिलके, कि अमेरिका को एक देश बनाते हैं, इसीलिए उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडिया की बात करें तो पहले भी जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं,
उनका इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही थी। कभी भी हम बात करते थे, हम कंट्री एज ए होल, इंडिया एज ए होल की बात करते थे और उसमें सारे स्टेट्स को इंक्लूड किया जाता था। द सेकेंड पॉइंट, किसी भी राज्य को दे हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। अब वो अपने आप को अपनी मर्जी से इंडिया से अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्टेट लेजिस्लेटर में कोई भी कानून पास करेंगे और ये अनाउंस कर देंगे कि कल से वो या आज से वो इंडिया का या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स इसीलिए कहा क्योंकि हमारा एक तो इंडियन फेडरेशन है, दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और दूसरा किसी भी स्टेट की मनमानी नहीं है कि वो जब मर्जी चाहे वो अलग हो सके। तो इसीलिए इसको हमने आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। लेकिन जो कंट्री है वो इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स। हम देखते हैं आज के दिन 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, वो जस्ट बिकॉज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें 1950 में, हमने जो पहले भी प्रियम्बल में और आर्टिकल्स में पढ़ा था, हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। और 1950 से 2024 तक 106 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई हैं, 106। तो जनरली इससे हमें पता चलता है कि जब जब रिक्वायरमेंट आई है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ साथ जिस चीज़ में बदलाव की ज़रूरत थी उस चीज़ को बदल दिया गया और उसमें अमेंडमेंट कर दी गई। और आज के दिन अगर हम बात देखें तो 395 आर्टिकल्स जो आपके 1950 में थे, आज के दिन 2024 से 25 में 470 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। जनरली उस समय पे जब ये बन रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब स्टेट्स का बनने की बात चल रही थी, तो काफ़ी कमेटीज़ आई थी जिसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। कभी एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे, कभी लिंग्विस्टिक के बेस पे, कभी कम्युनल रिलीजन के बेस पे, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के बेस पे ये चीज़ें चल रही थी कि इनके बेस पे हम स्टेट्स बनाएं, स्टेट्स की बाउंड्रीज़ बनाएं। लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम जो जो इंसिडेंट्स होते रहे, उसके बाद से जो भी फाउंडिंग फादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन थे, और उसके बाद जो जो अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट रही, उनसे ही आपके अमेंडमेंट के बाद ही नए नए कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट बन के कानून बनते रहे। And according to the Article 1, the territory of India can be classified into 3 categories. That is territories of the states, union territories जो मैंने आपको बताया जो 8 हैं, and territories that may be acquired by the government of India at any time. अब जनरली किसी भी देश के साथ कोई लड़ाई हो जाए या किसी पे डिस्प्यूट है, उसको भी एक्वायर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके आर्टिकल 1 में दी गई हैं ऑलरेडी, जो हमारी टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और टेरिटरीज विच कैन बी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो वो सारी आपके ऑलरेडी आर्टिकल 1 में डिस्क्राइब की हुई है। द नेम्स ऑफ द स्टेट्स and the union territories and their territorial extent are mentioned in the first schedule of the constitution। जैसा मैंने पहले बताया, जो हमारे शेड्यूल थे उनमें जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें स्टेट्स के नेम एंड यूनियन टेरिटरीज वो सारी चीज़ें दी गई हैं। आर्टिकल 2, it empowers the parliament to admit into the Union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। अब जनरली आर्टिकल 2 में बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर्स हैं, अगर उनको लगता है कि किसी भी स्टेट को या तो एस्टेब्लिश किया जाए या अपने में एडमिट किया जाए, अपने में एडमिशन किया जाए। And Article 2 grants 2 powers to the Parliament, that is power to admit into the Union of India new states, या फिर पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई, एडमिट एंड एस्टेब्लिश। जनरली इन वर्ड्स पे आपको फोकस करना है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपके जो भी हर एक आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उसमें कौन सी अमेंडमेंट आई थी, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता है। द फर्स्ट रेफर्स टू
द एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और उनको ही पार्लियामेंट ने अपने में मिला लिया है, इंडिया की टेरिटरी में मिला लिया है, दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 2। एंड सेकंड रेफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स, नए स्टेट बनाना विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर। जैसे कल को मान लीजिए किसी भी एरिया को, जो आज के दिन इंडिया है, उसके बाहर की किसी भी टेरिटरी को अगर इंडिया कब्जा कर लेता है और उसको फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं, मान लीजिए नेपाल को इंडिया ने अपने टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया, कल को वो इसको किसी भी स्टेट का नाम दे सकते हैं और अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर सकते हैं। दीज थिंग्स आर कवर्ड इन आर्टिकल 2। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 की बात करें, it says that the internal readjustment of the territories of the constituent states of the Union of India, हम इसमें इनकी बाउंड्रीज, इनके नाम, वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। रिलेट्स टू द फॉर्मेशन और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जैसा कि जो भी आज के प्रेजेंट टाइम में इंडियन स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं और जो टेरिटरीज अक्वायर्ड हो रखी हैं एंड विच आर पार्ट ऑफ इंडिया, उनमें कोई भी बदलाव करना है या कोई भी चीज़ें करनी है तो पार्लियामेंट उसको कर सकता है, एंड दैट इज़ कवर्ड इन आर्टिकल 3। अब जनरली अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3, पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ या रीअलाइन। अब इनका मीनिंग है, अब जैसे जनरली जो हमने भारत का नक्शा देखा है उसमें किसी स्टेट, हर एक स्टेट की बाउंड्रीज एक असाइन है, तय की हुई है, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे अंडर द आर्टिकल 3 तो वो एक सिंपल मेजॉरिटी से इन चीज़ों में बदलाव कर सकता है। आज के दिन अगर हरियाणा का क्षेत्रफल एरिया अगर ये मान लीजिए 1 लाख स्क्वायर मीटर है और कल को पार्लियामेंट में अगर उस चीज़ को डिस्कस करके उसको बढ़ाना या घटाना है तो वो चीज़ें कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कवर्ड अंडर आर्टिकल 3। तो जनरली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, टेरिटरीज़ हैं, बाउंड्रीज़ हैं, उनमें कुछ भी चेंज करना है, रीअलाइनमेंट या रीड्रॉ कुछ करना है, दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू डू सो। द पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। अब जनरली जैसे हमने आर्टिकल 3 में जो पढ़ा है, इसको, इसके 5 पॉइंट्स हैं, इसको आप एक छोटे तरीके से याद कर सकते हैं। FIDA फिदा। जनरली आर्टिकल 3 authorizes the parliament to form a new state by separation of territory from any state or by uniting 2 or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state। ये जनरली जो आपकी यूपीएससी की बुक है लक्ष्मीकांत, उनसे एज इट इज़ लाइंस ली हुई हैं, बिकॉज जो यूपीएससी का पैटर्न है, एनडीए जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसके हर एक लाइन को, हर एक मीनिंग को, हर एक वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ के समझाया गया है, ताकि एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि एनडीए में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होते हैं, और पूरी बुक में से या पूरे सिलेबस में से कोई भी सेंटेंस, कोई भी लाइंस या कोई भी पैराग्राफ इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये चीज़ें कौन से आर्टिकल में है या पार्लियामेंट के पास क्या पावर है या क्या नहीं है। तो जितने भी इसके जैसे आर्टिकल 3 में जो पार्लियामेंट की पावर्स हैं वो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एफ से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब जनरली हमने देखा है 2014 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये अलग बने थे। 2019 में JNK, लद्दाख, इनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था, तो इनके नाम भी चेंज हो गए, इनका स्टेटस भी चेंज हो गया। जैसे हमने 2001 में पहले पढ़े, बिहार और झारखंड बना दिए। तो ये सारी चीज़ें आपके आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं। आई से होगा इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, जो मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था हरियाणा का। डिमिनिश द एरिया ऑफ द एनी स्टेट, मतलब कम करना। इंक्रीज किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, डिमिनिश कम कर सकते हैं। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी की बाउंड्रीज हैं उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने काफ़ी बार पढ़ा है, कभी कलकत्ता से कोलकाता हो गया। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 3 एंड इसमें पार्लियामेंट में पावर में दी गई हैं। अब इसमें 2 कंडीशंस दी गई हैं आर्टिकल 3 में।
अब जनरली कोई भी चीज़ करते हैं तो वो पार्लियामेंट में बिल पास होगा, लेकिन उसके लिए रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए कि प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बाद ही पार्लियामेंट में आपका ये बिल पास होगा या बिल प्रेजेंट होगा। वो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद अब जिस स्टेट के लिए वो चीज़ें लागू हैं या जिस स्टेट के बारे में अगर उसका नाम चेंज करना है या उसकी बाउंड्रीज़ को अल्टर करना है या कुछ उसमें घटाना बढ़ाना है, तो उसके लिए जनरली प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट विल कंसल्ट द स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर को उनसे पूछा जाएगा कि आप इस चीज़ से सहमत हैं या आपके कोई व्यूज़ हैं या कोई पॉइंट्स हैं। तो इन केस, और उनको जवाब देना है स्पेसिफाइड पीरियड में, एक टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम में उनको जवाब देना है। लेकिन वो चीज़ें बाइंडिंग नहीं हैं, दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। अब फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कुछ चेंज करना है तो पार्लियामेंट ने, प्रेसिडेंट ने उनके पास प्रस्ताव भेजा कि आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है, और एक स्टिपुलेटेड टाइम में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में आप इसका जवाब दीजिए। उन्होंने अपनी तरफ से कोई जवाब दे भी दिया तो वो पार्लियामेंट पे या प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट उस चीज़ को माने। तो जनरली प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट इज़ ऑफ सुप्रीम पावर, और जैसा उनको ठीक लगेगा वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे, एंड दैट कैन बी डन थ्रू ए सिंपल मेजोरिटी या फिर बाय पासिंग द ऑर्डिनरी बिल। इसीलिए बोलते हैं इंडिया इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि जो संघ है, जो देश है, वो उसका कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन जो उसके अंदर के स्टेट्स हैं उसमें कभी भी कोई भी चेंज हो सकता है। आर्टिकल 4 जनरली आपके जो आर्टिकल 2 एंड 3 है उसको सेफगार्ड करता है। उसमें बताता है कि इट सेल्फ डिक्लेयर्स दैट द लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट, जो आर्टिकल 2 में दिया हुआ है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो आर्टिकल 3 में है, आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में बताया गया है कि जनरली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन जो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 हैं, इसमें जो भी रीऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई भी ऑल्टरेशन होगी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी। जैसा मैंने बताया, इट कैन बी पास थ्रू ए सिंपल मेजोरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। सिर्फ ऑर्डिनरी जो आपकी सिंपल मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, उससे होने के बाद ये बिल पास हो जाएगा, एंड जो भी नया एरिया या नया स्टेट है या उसकी बाउंड्रीज़ हैं वो ऑल्टर या चेंज हो सकती हैं। अब 1960 में एक डिसीजन आया था, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, द बेरूबारी यूनियन, ये एरिया है वेस्ट बंगाल में। अब 1952 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक ऑफिशियल इशू रेज़ किया अगेंस्ट इंडिया। अब जनरली वेस्ट बंगाल की तरफ, अगर बंगाल यहाँ पे एक एरिया था जो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में जाना था, जो आज के दिन बांग्लादेश है, एंड पाकिस्तान का एक एरिया इंडिया में आना था, लेकिन ये उल्टा हो गया। जो इंडिया में रहना था वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, और जो पाकिस्तान को जाना था वो इंडिया में रह गया। तो 1958 में नेहरू एंड नून एग्रीमेंट, नून वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे ये हुआ कि उन्होंने ये इशू रेज किया कि ये तो हमारा एरिया है, कोई जैसे बेरूबारी यूनियन है, इसको उस समय पे जैसे एनक्लेव बोलते हैं, कि ये एनक्लेव तो हमारे एरिया में आना चाहिए। तो उसके बाद 1960 में अगेन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3, जब ये संविधान के फिर से पढ़ा गया, आर्टिकल 3 को हमने देखा, तो आर्टिकल 3 में ये है कि कुछ भी अल्टरेशन कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब किसी भी, जैसे बंगाल का एरिया है, उसमें से किसी भी एरिया को अलग कर सकते हैं। दैट इज़ गिवन इन द आर्टिकल 3, जो हमने पहले भी पढ़ा है। किसी भी एरिया की लाइंस, बाउंड्री, जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स है, ऑल्टर है, डिमिनिश है, वो सारी चीज़ें पढ़ी। लेकिन उसमें ये नहीं दिया हुआ कि अगर किसी एरिया को अलग करके किसी फॉरेन टेरिटरी को या फॉरेन कंट्री को हम दे सकते हैं। अब ये इशू आने के बाद 1960 में ये चीज़ें बाद में गई सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि आर्टिकल 3 में तो ये दिया ही नहीं है,
उसमें सिर्फ इतना सा दिया गया है कि आपके जो भी एरियाज़ हैं वो नए स्टेट हैं उनको कुछ अल्टर कर सकते हैं या उसमें से किसी चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं। लेकिन किसी फॉरेन कंट्री को देने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो 1960 में अंडर आर्टिकल 368 नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो टेरिटरी थी बेरूबारू यूनियन का जो एनक्लेव था वो पाकिस्तान को हैंड ओवर हुआ और नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए ये आर्टिकल 3 के अंडर है, आर्टिकल 368 में है एंड नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह आते हैं कि नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था, या अंडर आर्टिकल 368 में कौन सा प्रावधान है, या आर्टिकल 3 की लैंग्वेज क्या है। तो इन आर्टिकल्स को आपने बड़े अच्छे से और इनके जो भी पॉइंट्स हैं बड़े अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है। ऑन द अदर हैंड 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, अब जनरली यहाँ तो एरिया आ गया था लेकिन कोई भी बाउंड्री का डिस्प्यूट होगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने याद रखना है। ऐसा ही एक केस हुआ था बांग्लादेश के साथ। जनरली ये मई 1974 की 74 की बात है, और लेकिन उस समय पे सेम ऐसी सिचुएशन हुई थी, लेकिन उस समय पे ये रेक्टिफाई नहीं हो पाई। तो 100th हमने पढ़ी थी 1960 में नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 2015 में 100th 100वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चीज़ें आई थी कि इंडिया ने 111 इनक्लेव बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश से हमारे पास 51 एनक्लेव्स आए थे जिस पे डिस्प्यूट चल रहा था या जो उनके पास ऑलरेडी थी। तो ये सारी चीज़ें फॉर दीज थ्री पर्पजेज द अमेंडमेंट मॉडिफाइड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट्स, जो उस समय पे उनके साथ जिनका डिस्प्यूट चल रहा था, जहाँ पे ये एनक्लेव्स थे वो थे आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा, एंड दे आर मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनरली हमने देखा बेरूबारी यूनियन का एंड बांग्लादेश का, जो एक तो हुआ था 1958 1960 में और दूसरा हुआ 2015 में। अब इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब जब हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर था या जो कॉन्स्टिट्यूशन था या जो भी सिचुएशन थी दैट वाज वेरी अनस्टेबल। जनरली पता ही नहीं था क्योंकि उस समय पे काफ़ी हिस्सों में बटा हुआ था। जैसा हम देख रहे थे कि 552 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था ऑलरेडी पूरा इंडिया। द ग्रेट सरदार पटेल जी ने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी अपने साम दाम दंड भेद से ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को यूनाइट किया। 549 को तो आ ही गए थे और 3 को बाय द पुलिस एक्शन, जो हैदराबाद है, जूनागढ़ एंड कश्मीर, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। और बाद में विद कोर्स ऑफ टाइम बाय पुलिस एक्शन, बाय रेफरेंडम और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इनसे ये तीनों जो टेरिटरीज थी ये इंडिया में सम्मिलित हुई। अब जनरली जो इसमें हुआ था, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्रिंसली स्टेट्स जो रूल ऑफ नेटिव प्रिंसेस, तो इनको एक ऑप्शन दिया गया क्योंकि उस समय पे 2 देश बन गए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इनको प्रिंसली स्टेट्स को इनको ऑप्शन दिए गए 3, आइदर यू शुड ज्वाइन इंडिया, यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान और यू रिमेन इंडिपेंडेंट। या तो आप इंडिया में आ जाइए या पाकिस्तान चले जाइए और या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद 552 में से 549 इंडिया में आ गए थे और 3 जो मैंने बताया हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने इंडिया में आने से मना कर दिया था, ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो कोर्स ऑफ टाइम दे वर इंटीग्रेटेड विद इन इंडिया। हैदराबाद को बाय पुलिस एक्शन जिसमें मिलिट्री का भी यूज़ हुआ था, एंड जूनागढ़ बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम, एंड कश्मीर को अगेन इस पॉलिसी से इंडिया में सम्मिलित किया गया। नाइनटीन 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था, दे कंटेन्ड ए 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन। पार्ट ए में 9 थे जो गवर्नर्स प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, पार्ट बी में 9 प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर्स, पार्ट सी में चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, एंड पार्ट डी में आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थे। ये काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन कर दी गई थी 1950 में। और ये स्टेट्स जो जगह थी वो इस तरह से, पार्ट ए में आसाम, बिहार, बॉम्बे, एमपी, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड वेस्ट बंगाल। सेम पार्ट बी में
सेम पार्ट सी में, एंड पार्ट डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब जनरली 1950 तक ये क्लासिफिकेशन रही। अब उसके बाद एक 1948 में एक धार कमेटी आई, एंड एक जेवीपी कमेटी। जनरली धार कमेटी वाज ऑफ द ओपिनियन कि जितने भी स्टेट्स हैं इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं या स्टेट्स की जो रीऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टेट्स का बंटवारा है या स्टेट्स को जो हम जिस भी स्टेट का नाम देंगे वो इट शुड बी ऑन द लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के हिसाब से दी जाए। पंजाबी बोलने वालों को पंजाब दिया जाए, तेलुगु बोलने वाले को आंध्र प्रदेश, हरियाणवी। तो इस तरह से लिंग्विस्टिक बेस्ड पे देवर ऑफ द ओपिनियन और इस चीज़ के फेवर में थे लैंग्वेज बेस्ड स्टेट के। ये टोटली अगेंस्ट थे। जेवीपी कमेटी वाज टोटली अगेंस्ट इट। उसके बाद 1948 में जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है जो कम्युनल राइट्स हुए, उसके बाद हिंदू मुस्लिम वाली जो भी चीज़ें रही, उसके बाद से हर किसी ने सोचा कि कम्युनल के बेस पे तो जो डिवीज़न है वो ठीक नहीं रहेगी। तो उसके बाद से 1953 में आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन होती है। अभी तक चीज़ें चल रही थी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जब संविधान बना भी रहे थे जब भी इस पे काफ़ी मुद्दा रहा, काफ़ी वाद विवाद रहा कि लैंग्वेज के बेस पे बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे बनाए, कम्युनल के हिसाब से बनाए, कल्चर के हिसाब से बनाए। लेकिन 1953 में जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, एंड इट वॉज ए तेलुगु स्पीकिंग स्टेट, तेलुगु बोलने वालों के पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा थी और उसके बेस पे आंध्र प्रदेश बनाया गया। उसके बाद से दरवाजे खुल गए और उसके बाद 1956 1957 में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड जो भी आपका लैंग्वेज बेस्ड स्टेट सिस्टम है ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद से जितने भी स्टेट्स बने या जिनकी भी फॉर्मेशन हुई वो सभी आपके फिर लैंग्वेज के हिसाब से बनने लग गए। एंड उसके बाद जो हमारे ये पार्ट ए बी सी डी थे इनका डिसोल्यूशन हो गया, इनका नल एंड वाइड हो गए, और उसके बाद से हमने जो लैंग्वेज बेस्ड सिस्टम है स्टेट्स का उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो जनरली यूनियन टेरिटरीज़ में हमने आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 ये चीज़ें पढ़ी हैं। और उसके बाद धार कमेटी का क्या रोल रहा, जेवीपी कमेटी का क्या रहा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 उसमें क्या चीज़ें थी कि जब स्टेट्स का दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसके बाद से जो लैंग्वेज बेस्ड सिस्टम था उसको प्रमोट किया गया। और आज के दिन भी हम देखते हैं जनरली जिस भी स्टेट के लोग वो वही लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज बोलने के हिसाब पे स्टेट्स का इंक्लूडिंग उनको इंक्लूड किया गया। जनरली आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। नेक्स्ट टाइम पे हम थोड़ा इन कमेटीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, इसमें और इनमें क्या एक्सेप्शंस थी, इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया। और उसके बाद जनरली आज की अगर हम बात करें, आज डेट हो गई है 10 जनवरी। और आपका जो NDA 1 2025 जो 13 अप्रैल को होगा उसके लिए 3 महीने का समय रह गया है। तो मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, जिन जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है और जो जो बच्चे सीरियस होकर इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। और हमारा कोर्स जो ऑलरेडी आपके ICS के ऐप पे चल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए। और कोई भी आपको डाउट लगता है, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू आ रहा है, चाहे वो मैथ्स का हो, इंग्लिश है, GS है, तो आप प्लीज़ 702
70204544 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़, बहुत ही कम समय रह गया है, 3 महीने। उसमें अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की भी सोचेंगे तो आपको कम से कम दिन के 5 to 6 आवर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ्स है अपने आप में पूरा कंप्लीट 11th-12th का मैथ्स आएगा। लेंदी सब्जेक्ट है, लेंदी टॉपिक्स हैं और इट्स ए रेस अगेंस्ट टाइम, क्योंकि 150 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस करने हैं। एंड सेम गोज़ विद द जीएस, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस 150 मिनट्स, और आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके थ्रू आउट कहीं से भी आ सकते हैं। जैसे इंग्लिश के 50 हैं, 50 साइंस एंड 50 एसेस। तो जनरली जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा कोर्स ऑलरेडी उस पर चल रहा है, आपका एनडीए स्पेशल कोर्स बाय मेजर पंकज, आप प्लीज़ इस पे जाके जो भी आपके डाउट्स हैं या उन लेक्चर्स को स्टार्टिंग से सुनेंगे तो आपका एक रिदम बनेगा, आपके एक मोमेंटम बनेगा और आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो अगेन, आपको कोई भी डाउट है या किसी भी और जानकारी के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज़ के लिए, आप 7027020454 पे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कोर्स मैंने आपको बताया है, 1499 में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। जो भी आपका जो अप्रैल में एग्ज़ाम होना है उसके लिए ये आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवाते हैं। एंड आप आईसीएस एंड मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ सेल्फ, कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।